इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया और जो माइनर्स होते हैं, नाबालिग होते हैं, उनको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार का नया मसौदा। सोशल मीडिया नियमों पर सरकार ने जारी किया है मसौदा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनेंगे नए नियम। मसौदे के मुताबिक माँ बाप की सहमति से बनेगा अकाउंट। 18 फरवरी तक आपत्तियों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। सीधे चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त मौजूद है। पीयूष, पूरी डिटेलिंग बताइए, इसमें क्या है, अभी इसका स्टेटस क्या है, ये जो मसौदे की बात हो रही है, कब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और ये होगा कैसे? बिल्कुल, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, उसके तहत डीएडीटी नियमों का मसौदा जारी किया है और इसमें 18 फरवरी तक जो आपत्तियां आएंगी, बेसिकली सभी हिस्सेदार होंगे, आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया कंपनी और इसके अलावा जो भी एग्रीगेटर है वो भी अपनी आपत्तियां जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद इस चीज को, यानी कि इस मसौदे को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। अभी जो मसौदा जारी किया गया है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहां पर यह कानून बन चुका है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। अब फिक्र का फोकस एक ऐसी ग्लोबल न्यूज पर जो आप सिर्फ इस शो में एक्सक्लूसिवली देखने वाले हैं। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका संबंध रूस यूक्रेन युद्ध से है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस खबर के सेंटर पॉइंट में भारत है। विश्व में जिस धरती की ब्रांडिंग वसुधैव कुटुंबकम वाली है, क्या वहां पर दो कट्टर दुश्मनों की मुलाकात हो सकती है? क्या दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की सबसे पावर पैक मीटिंग हो सकती है? हमारे सहयोगी मनीष झा को यह जानकारी सीधे क्रेमलिन से मिली है। पुतिन के दफ्तर से आई ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्लोबल न्यूज आप सिर्फ इसी शो में देखने वाले हैं। विश्व में शांति का संदेश देने वाला भारत आने वाले कुछ समय में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को लेकर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति की कुर्सी पर अब सिर्फ 17 दिन के लिए है और इसके बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि वो किसी भी तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा दें। ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी से प्रण लेकर जनता के बीच जा रहे थे। लोगों से वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला काम बल्कि 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। यूक्रेन पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च से अमेरिका को वो बचाएंगे, ये भी वादा है। उन पैसों का इस्तेमाल वो अपने देश के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अब चूंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने में ज्यादा दिन नहीं बाकी हैं, तब उनके सामने नाक का सवाल यही है कि वो इस सौगंध को पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें मॉस्को में बैठे पुतिन से दुनिया के किसी भी कोने में आकर मिलना होगा। वैसे आपको बता दें कि पुतिन भी ट्रंप से मिलने की इच्छा जता चुके हैं। पुतिन खुद ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर बात करना चाहते हैं और पुतिन ट्रंप से दुनिया के किसी भी कोने में मिलना चाहते हैं। हमारी आज की ग्लोबल न्यूज इसी पर आधारित है। क्रेमलिन से आई ये बिग न्यूज हम अपने फिक्र के सभी फैंस को देना चाहेंगे कि TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। भारत रूस की ओर से तैयार की गई ऐसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में अभी सबसे ऊपर है जहां पुतिन आकर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। अगर सब कुछ प्लान के तहत हुआ तो बहुत संभावना है कि इन दोनों परस्पर विरोधियों की हाई प्रोफाइल मीटिंग दिल्ली में किसी खास जगह पर हो। वो खास जगह क्या प्रधानमंत्री का आवास हो सकता है? इस मुद्दे पर अभी हमारे पास मॉस्को से ही जानकारी आई है। हमें पता चला है कि भारत में पुतिन और ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर मॉस्को में चर्चा तेज है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोग मानते हैं कि भारत की भूमि पर ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सफल हो सकती है। आपके मन में प्रश्न होगा कि पुतिन की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर क्यों है? तो क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूस एक ऐसा मित्र देश की तलाश में है जहां ट्रंप से यह मुलाकात बहुत सहज हो। मतलब दोनों के पास बैगेज बहुत है, इसलिए बहुत ही इजी रहना चाहते हैं। वैसे भी आप इससे पहले कि पुतिन की विदेश यात्राओं को देखें तो पुतिन ने केवल उन्हीं देशों की यात्रा की है जिन्हें वो अपना मित्र राष्ट्र मानते हैं। चीन, मंगोलिया, वियतनाम, बेलारूस, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया शामिल है। पुतिन दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा करने वाले थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद उन्होंने यह दौरा रद्द कर दिया। आप इन देशों के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो समझ पाएंगे कि ट्रंप इनमें से किसी भी देश में जाकर पुतिन से नहीं मिलेंगे। खासकर चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका के पुराने दुश्मन हैं, जबकि पुतिन कई बार कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में कोई देश शांति ला सकता है तो वो भारत और चीन है।
अब ट्रंप अगर इस लिस्ट में चीन को हटा दें तो फिर भारत ही वो देश बचता है जहां ट्रंप को पुतिन से मिलने की कोई परेशानी नहीं होगी, जहां वो पुतिन से खुलकर अपनी बात कर पाएंगे और पुतिन भी उनके सामने अपना पक्ष रख पाएंगे। वैसे भी पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे खास दोस्त हैं, ये हम सब जानते हैं। पुतिन कई मौकों पर उन्हें अपना सच्चा मित्र कह चुके हैं, सार्वजनिक मंच से उनकी कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। पुतिन और मोदी एक दूसरे को गले लगाते हैं, कई बार दोनों लीडर्स एक दूसरे से मिलने के लिए प्रोटोकॉल भी तोड़ चुके हैं। दोनों जब भी मिलते हैं एक साथ डिनर करते हैं। वहीं ट्रंप और मोदी की दोस्ती भी कुछ इसी लेवल पर है। यहां भी बातचीत में शर्तों की कोई जगह नहीं होती। इसका उदाहरण हम ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कई बार देख चुके हैं, फिर वो चाहे अमेरिका में हुआ हाउडी मोदी शो हो या फिर दिल्ली में हुआ नमस्ते ट्रंप। जहां तक बात रूस यूक्रेन युद्ध में अपना पक्ष रखने की है तो चीन भले ही कहता रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन पश्चिम देशों को चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वो चीन का ज्यादा झुकाव रूस की ओर देखते हैं, जबकि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शुरू से तटस्थ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने ऑलरेडी चीन के ऊपर कई सारे टैरिफ डिक्लेयर कर दिए, तो चीन से तो पूरा का पूरा जो मामला है अमेरिका का खराब हो चुका है। पीएम मोदी 3 वर्षों के युद्ध के दौरान हमेशा से यही कहते रहे हैं कि यह युद्ध का नहीं है, बम बंदूक और गोली से समाधान नहीं हो सकता, शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। और वो पुतिन से लेकर जेलेंस्की तक सबसे मिलते वक्त यही बात बड़ी बेबाकी से कहते रहे। यही वजह है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारत दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को रुकवा सकता है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. हमारे कुछ दर्शकों के मन में एक प्रश्न होगा। जिन लोगों को पुतिन और ट्रंप की पहली मुलाकात के बारे में ध्यान होगा, वो जानते होंगे कि जब पहली बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब वर्ष 2018 में उन्होंने पुतिन से यूरोप के देश फिनलैंड में जाकर मुलाकात की। तो ट्रंप इस बार भी पुतिन से यूरोप के किसी देश में क्यों नहीं मिल पाएंगे? पहली बात यह है कि उस समय रूस यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं छिड़ा था, और अब युद्ध के बीच पुतिन यूरोप की यात्रा करने से बचना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि सूत्रों के अनुसार मौजूदा परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप भी यूरोप के कुछ देशों में जाने से बच रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच मीटिंग के लिए भारत ही सबसे उपयुक्त देश हो सकता है। गौर करने वाली बात एक और है, वो ये है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों देश क्वाड का हिस्सा हैं। इस वर्ष क्वाड समिट भारत में आयोजित होगी। ट्रंप बतौर राष्ट्रपति इस समिट में शिरकत करने के लिए दिल्ली आएंगे। वहीं इस वर्ष रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी पहले से प्रस्तावित है, यानी इस दौरान बहुत संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और ट्रंप दोनों से अलग अलग मौकों पर मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध पर बात कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके बाद पुतिन और ट्रंप के बीच डायरेक्ट मीटिंग कराने को लेकर कोई तारीख भी फिक्स हो, और इसके लिए मुलाकात की जगह दिल्ली हो, जिसमें भारत, रूस और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करे। यकीन मानिए, ऐसा मुमकिन है। और वैसे भी कहा जाता है कि कूटनीति में संभावनाओं की बहुत जगह होती है। कूटनीति में बहुत सारे फैसले पहले से बताकर नहीं लिए जाते हैं, और मोदी सरकार में भारतीय विदेश नीति की तो पूरी दुनिया मुरीद है। और बैकडोर ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो शुरू हो चुकी होगी, आप ये मानकर चलिए। अगली खबर आपको बड़ी फिक्र में डाल सकती है। खबर चीन से है, सीधा संबंध हमसे और आपसे है। बहुत चिंताजनक खबर। आपको याद होगा कि 2019 में चीन ने पूरी दुनिया की हवा में कोरोना नाम का एक जहर घोला था, जिसकी तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। तब कोरोना के नाम भर से ही लोग भयभीत हो जाते थे, लेकिन अब जब कोरोना के संक्रमण की गति थम सी चुकी है, लोग इस खौफ से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में चीन ने फिर से एक नया तूफान पैदा कर दिया, और यही वो टाइम था जब कोरोना
विंटर्स में तेजी से फैला था, अगर आपको याद होगा, पीक विंटर्स में। दरअसल चीन में एक नए वायरस का जन्म हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पहले आपको इस वायरस की बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद चीन के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। इस नए वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो लोगों के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। किसी भी मरीज में 4 से 5 दिनों के बाद इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, बिल्कुल कोरोना वाले सिम्टम्स लग रहे हैं तो। और तब तक ये वायरस तेजी से फैल चुका होता है, यानी फैलने का पैटर्न वही है जो कोरोना का था। ये वायरस खांसने और छींकने से दूसरे लोगों में फैल रहा है, यानी कोरोना की तरह, मतलब हवा के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसका सीधा मतलब है कि चीन में अब खुली हवा में सांस लेना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। अब एक बार चीन से आई तस्वीरों को देखिए। चीन में इस वायरस की वजह से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हैं, लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। चीन में मास्क वाला दौर लौट चुका है, लोग डरे हुए हैं और अगर खुली हवा में सांस ली तो कहीं वो वायरस इस नए कहीं वो भी इस नए वायरस का शिकार ना बन जाए। अब तक ये वायरस चीन में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जो बीमार हैं उनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है, उनकी सांस फूल रही है। बताया जा रहा है कि चीन में जो लोग इस नए वायरस से संक्रमित हैं, ज्यादातर उनमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। 2 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां के तमाम शमशान और कब्रिस्तान में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हालांकि चीन की किसी भी खबर की पूरी तरह पुष्टि करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। ये सब देखकर आपको कोरोना की दूसरी लहर की याद आ गई होगी। हालांकि चीन के जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर फिलहाल तो यही लग रहा है कि लड़ना तो दूर, अभी वो सच स्वीकारने के मूड में भी नहीं है। ये वायरस चीन की जनता पर मौत बनकर टूट रहा है, मगर वहां की सरकार और खासतौर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी ताकतवर इमेज को बरकरार रखने के लिए इसे एक मामूली बीमारी बताकर रफा दफा करने की फिराक में। आपको याद होगा कि चीन के वुहान शहर में जब कोरोना का जन्म हुआ था तो उसे छिपाने के लिए कई तरह की कहानियां बनाई गईं। शुरुआत में इसे मामूली निमोनिया बताकर पूरी दुनिया से सच छिपाया गया। बाद में जब कोरोना ने अपना कहर दिखाया तो पूरे विश्व में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और दुनिया भर के 70 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इस बार HMPV वायरस के मामले में भी चीन चुप है, एकदम खामोश है। पैटर्न वही है और इंपैक्ट कहीं वो ना हो। वो कोरोना की तरह इसे भी मामूली निमोनिया बता रहा है, जबकि इस वायरस की वजह से वहां के अस्पतालों और शमशान तक में अलर्ट है। यह अलर्ट इसलिए है क्योंकि चीन के अलग अलग शहरों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल कोरोना की तरह इसके लक्षण। कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों पर संक्रमण हो रहा है। कोरोना में शुरुआत में खांसी और बुखार से होती थी, वैसे ही इसमें खांसी और बुखार पहले लक्षण के तौर पर दिख रहे हैं। कोरोना एक से दूसरे में फैलता है, वैसे ये वायरस भी संपर्क में आने से बढ़ता है। कोरोना ने पूरी दुनिया के अस्पतालों में लोगों की लाइन लगा दी थी, वैसे ही तस्वीर अब चीन में दिखाई दे रही है। और जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, ऐसा ही डर अब चीन में भी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन के भी सभी शमशान घाट अलर्ट पर है। अब तक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस वायरस को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया, ठीक कोरोना की तरह। टेड्रोस तब भी थे, आज भी हैं WHO चीफ। मगर एक सच ये भी है कि कोरोना को जब WHO ने महामारी घोषित किया, तब तक वो पूरी दुनिया में कई देशों में फैल चुका था। विलन था चीन, खामियाजा भुगत रही थी पूरी दुनिया और खामोश था WHO आज की तरह। खैर, टेड्रोस तो जिस तरीके से सीरिया में अटैक हुआ है उसके बाद सुन भी नहीं पा रहे WHO चीफ। चीन पिछले कुछ वक्त में वायरस की फैक्ट्री बन चुका है। वहां से थोड़े थोड़े समय के बाद नए वायरस लॉन्च होते हैं और इसका कहर पूरी दुनिया झेलती है। इस समय HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इन्फ्लुएंजा ए माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का संक्रमण चीन में फैला हुआ है। चीन को वायरस की फैक्ट्री कहने के पीछे 2 और बड़े कारण हैं। पहला कारण है चीन का लाइव वेट मार्केट। ये एशिया के कई हिस्सों में लगने वाले पारंपरिक बाजार हैं, जहां ताज़ा मांस, मछली, समुद्री भोजन और जीवित जानवर बेचे जाते हैं। और इस तरह के बाजार वहां तेजी से संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जबकि दूसरा बड़ा कारण है चीन की वो लैब्स, जहां इस तरह से अलग अलग वायरस पर लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि इन परीक्षणों का मकसद वायरस को वेपनाइज करना है।
ताकि इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। इस बारे में कई संगीन दावे हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल आपको डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तक चीन ने खुद वायरस की पुष्टि नहीं की। वैसे कोरोना का सच भी दुनिया से चीन ने छिपाया था। WHO ने अब तक इसे लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, तब भी नहीं किया था। किसी दूसरे देश में HMPV वायरस के मरीज नहीं मिले हैं। इस नए वायरस के बाद चीन के हालात पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी रखने के लिए कहा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर भारत सरकार कोई अलर्ट जारी करे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अब एक अलर्ट जारी हुआ है टीम इंडिया में। रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया, शुभमन गिल को बुलाया गया, लेकिन नतीजा वही रहा। बात कर रहे हैं दिल्ली से 10,000 किलोमीटर दूर सिडनी में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जहां आज ऐसा कुछ हुआ जिससे करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। भारतीय क्रिकेट में पिछले 50 वर्षों में पहली बार है कि जब किसी सीरीज के दौरान टीम के कप्तान को ही ड्रॉप कर दिया गया। आज से 6 महीने पहले 29 जून को जब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि अगले कुछ महीनों में रोहित शर्मा को बीच सीरीज में एक अहम मुकाबले में ड्रॉप किया जाएगा। वो किसी द्विपक्षीय सीरीज के बीच में प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने वाले कप्तान बन गए। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट से वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने फैसला किया था कि वो अब वनडे और टेस्ट पर ही फोकस करेंगे, लेकिन आज शुक्रवार का दिन रोहित के क्रिकेट करियर के लिए किसी ब्लैक फ्राइडे से कम नहीं था। एक दिन पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि सुबह विकेट्स देखकर फैसला करेंगे कि आखिर प्लेइंग 11 क्या होगी। आज सुबह मैच से पहले वार्म अप में रोहित को विराट कोहली, ऋषभ पंत और सरफराज खान के साथ फुटबॉल खेलते देखा गया। टॉस होने के ठीक पहले वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए आए तो ये साफ हो चुका था कि टीम के कप्तान ही इस बेहद अहम मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब रोहित शर्मा के करोड़ों फैंस आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, क्या रोहित शर्मा ने मैच न खेलने का फैसला खुद लिया? क्या रोहित शर्मा को टीम मैनेजमेंट ने मैच से पहले बाहर कर दिया? क्या रोहित शर्मा पर टीम मैनेजमेंट या कोच ने दबाव बनाया? क्या रोहित शर्मा ने हाल ही में हुए विवाद की वजह से खुद न खेलने का फैसला लिया? ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो बड़ी खतरनाक रही है। वैसे अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया बीच सीरीज में। कभी किसी ने सोचा था बीच सीरीज में कोई रिटायरमेंट लेता है? और बीच सीरीज में कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया गया। कई सवाल हैं जो देश के क्रिकेट प्रेमी पूछ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अहम मुकाबले में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी उनके करोड़ों फैंस को बहुत चुभ रही है। टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैच शुरू होने से पहले कुछ नहीं बताया गया। जसप्रीत बुमराह टॉस के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान ने नेतृत्व का परिचय देकर खुद को इस टेस्ट में आराम दिया है। वाह, नेतृत्व का परिचय दिया और खुद को आराम दिया। इससे साबित होता है कि टीम में कितनी एकता है। अरे बाप रे बाप, सोचिए जरा। एक अंग्रेजी में शब्द होता है ऑक्सीमोरॉन, यानी दो विरोधाभास शब्द एक साथ बोले जाए तो। सुबह जब करोड़ों लोगों ने यह सुना तो लगा कि शायद रोहित शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए टीम के हित में फैसला लिया, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने जो कुछ कहा वो फैंस का दिल तोड़ने वाला था। ऋषभ पंत ने कहा यह एक भावनात्मक क्षण था, वो हमारे कप्तान है, लेकिन ये टीम प्रबंधन का फैसला है। मैं उस बातचीत का हिस्सा नहीं था और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऋषभ पंत की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शायद ये मैच खेलना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन पर बाहर बैठने का दबाव बनाया गया। टीम मैनेजमेंट का मतलब गौतम गंभीर है, तो देखने वाला बात यह है कि ये मैच में कितने गंभीर परिणाम आते हैं आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि पहली इनिंग्स में शुभमन गिल नहीं चल पाएंगे। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। सचिन तेंदुलकर को पहले ही भगवान का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन सचिन के बाद आई पीढ़ी में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स की स्टार पावर ऐसी है कि सिर्फ उन्हें देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सचिन ने खुद इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी बताया था। ऐसे में अगर किसी को इस तरह मैच में ड्रॉप कर दिया जाए तो निराश होना लाजमी है। अब रोहित शर्मा के लिए क्रिकेट दिग्गजों के रिएक्शन आ रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा, मेरे हिसाब से अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करता है तो रोहित शर्मा अब आगे टेस्ट नहीं खेलेंगे। तो वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मार्क टेलर ने कहा, असल बात यह है कि किसी देश का कप्तान सीरीज के अंतिम निर्णायक टेस्ट मैच से बाहर नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और मुझे नहीं पता कि वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि रोहित को टीम से बाहर कर दिया गया है। इरफान पठान ने कहा, रोहित शर्मा सोच रहे हैं कि बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये खुद बल्लेबाज को पता चल जाता है कि वो एकदम फाइट करने के मूड में नहीं। शायद रोहित ने सोचा कि ऐसे में ब्रेक लेना ही बेहतर है। रोहित शर्मा ने
अहंकार को परे रखते हुए यह फैसला लिया। लेकिन कुछ क्रिकेट दिग्गज ऐसे हैं जो रोहित शर्मा को टीम से बाहर किए जाने के फैसले से नाराज हैं। उनमें से एक है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में टीम के कप्तान को एक अहम मुकाबले में ड्रॉप नहीं किया जा सकता, चाहे सीरीज में किसी भी तरह के हालात हो। टीम के कैप्टन को ड्रॉप करने के से सिग्नल गलत जाता है। इसके अलावा भारत के दूसरे पूर्व क्रिकेटर्स भी इस फैसले से सहमत नहीं दिखे। या तो कप्तान बनाइए नहीं, लेकिन अगर बनाया और एक महान खिलाड़ी को जिसने बहुत सेवा की है भारतीय क्रिकेट की, फिर उसका फॉर्म गलत है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। कप्तान को ये ऑप्शन नहीं है कि वो टीम के हित के लिए ऑप्ट आउट कर ले। इट सेंड्स द रॉन्ग सिग्नल्स। तो मुझे लगता है कि चाहे आपने उसे बाहर बिठाया हो, चाहे ऑप्शन दी हो, मैनेजमेंट कैन नॉट गिव अ कैप्टन द ऑप्शन टू सिट आउट। अ कैप्टन नेवर डीलिंक्स फ्रॉम हिज शिप, इवन इफ इट इज अ सिंकिंग शिप। और ये बहुत सम्मान वाला इज्जतदार आदमी है भाई। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। ऐसा नहीं होता कि कोच किसी भी कैप्टन को कहा जी तो आप नहीं खेल रहे। तो रोहित शर्मा से भी बात हुई होगी, इसी वजह से उन्होंने कहा होगा शायद डिस्कशन के बाद कहा भी ठीक है मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलता। और यही हो सकता है। इतना बड़ा डिसीजन ना जो होता है ये मैनेजमेंट ही ले सकती है। देखिए अब हटा के अब ये अगर आपने उनको पेनलाइज करना है, पर वो ऐसे ही प्लेयर से ऐसे ही शॉट्स खेल के उसने मैच भी जिताए, तो वो लेवरेज कई बार आप जब ढील देते हैं तो इतनी ज़्यादा ढील हो जाती है कि बल्लेबाज को लगता है कि ठीक है मैं ऐसे ही खेलूँगा। पर ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत बात है। बड़े बड़े क्रिकेटर सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि फोकस पे रोहित शर्मा होने चाहिए या फोकस पे गौतम गंभीर। सवाल गंभीर है। आज जब पहली बार रोहित शर्मा टीम से बाहर हुए तो एक नजर उनके रिकॉर्ड पर डाल लेते हैं। आखिर उन्होंने क्रिकेट के लिए क्या किया है ये भी तो देख लें। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच खेले हैं, 116 पारियों में 4,301 रन बनाए। टेस्ट में उनका औसत 40 से कुछ ज्यादा, 12 शतक, 18 अर्धशतक लगाए। टेस्ट में 212 रन उनका बेस्ट स्कोर है। इसके अलावा रोहित शर्मा वनडे इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 3 दौरे शतक हैं। 2013 में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन बनाए। वर्ष 2014 में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की आतिशी पारी खेली। 2017 में रोहित ने एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ 208 रन बनाए। ये आंकड़े अपने आप में इस बात की गवाही देते हैं कि वनडे क्रिकेट में उनका कद कितना बड़ा है। यही वजह है कि आज जब उन्हें टेस्ट से ड्रॉप किया गया तो रोहित के करोड़ों फैंस का मन दुखी है। इस पूरे विवाद के बीच कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि गौतम गंभीर के खिलाफ भी गंभीर एक्शन हो सकता है। रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर को टेस्ट टीम की कोचिंग से हटाया जा सकता है। उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट टीम का कोच बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गौतम गंभीर सिर्फ वनडे और T20 के ही कोच रह जाएंगे। और वनडे में तो रोहित खेल रहे हैं ना। लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से इसका कोई इशारा नहीं। ये बात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स का हिस्सा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज हारी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत में आकर टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली, जबकि ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी टीम इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है। इसके साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही सीनियर खिलाड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के हालात ग्रेग चैपल के दौर में पहुंच गए? ग्रेग चैपल वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक भारतीय टीम के कोच थे। ये वो दौर था जब भारतीय टीम सबसे बुरे दौर में थी। जब चैपल को कोच बनाया गया था तब ऐसा लगने लगा था कि कोच ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम को एक जबरदस्त जोड़ी मिल गई है। लेकिन सिर्फ 2 से 3 महीने बाद ही जिम्बाब्वे टूर के दौरान ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली की शिकायत करते हुए बीसीसीआई को 3000 शब्दों में एक ईमेल लिखा, जिसके बाद गांगुली को हटाकर कप्तानी द्रविड़ को दे दी गई। तब टीम के खिलाड़ियों में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसका असर 2007 के वर्ल्ड कप में देखने को मिला। सचिन, सहवाग, गांगुली, धोनी और कुंबले जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। और अब रोहित शर्मा को ड्रॉप किए जाने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं।
क्या टीम इंडिया में सब ठीक है? क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कोई टेंशन है? क्या टीम के खिलाड़ियों के बीच कोई मनमुटाव है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिकेट लेखक और कमेंटेटर भरत सुंदरसन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलियन चैनल 7+ पर मैच से ठीक पहले लाइव कवरेज में भरत सुंदरसन ने कहा कि पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने एक साथ जश्न नहीं मनाया था। उन्हें ऐसा लगा कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं। भरत सुंदरसन ने कहा, सबसे पहली बात जो मैंने सुनी वो ये कि पर्थ में भारतीय क्रिकेट इतिहास की इतनी बड़ी जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों ने मिलकर जश्न नहीं मनाया। मैं नहीं कहूंगा कि ड्रेसिंग रूम में कोई फूट है, लेकिन दरारें जरूर हैं। मुझे बताया गया कि पर्थ में जीत के बाद टीम इंडिया के सीनियर सदस्यों ने कहा कि वो अपना क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, सभी मिलकर जश्न मनाएं, लेकिन खिलाड़ियों ने साथ में जश्न नहीं मनाया। यानी भरत सुंदरसन ने दावा किया है कि पर्थ में ऐतिहासिक जीत के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने एक साथ जश्न नहीं मनाया। इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर इस बात में जरा भी दम है तो टीम इंडिया की अंदरूनी सेहत चिंताजनक है। फिक्र में अब समय राजनीतिक खबरों का हो गया है और सबसे पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जहां इन दिनों जबरदस्त हलचल है। ऐसी हलचल की महाराष्ट्र की पूरी राजनीतिक तस्वीर ही बदली हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के सीएम रहते हुए लिए गए फैसलों को रोक रहे हैं। दोनों खबरें अलग हैं, लेकिन इनका राजनीतिक सिरा एक ही है, इसीलिए आपको यह खबर एक एक करके समझनी होगी। पहले एकनाथ शिंदे और सीएम फडणवीस से जुड़ी खबर समझिए। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया। विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में 2800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। अब देवेंद्र फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दिए, जबकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि कभी कभी मंत्रियों को बिना बताए कुछ गलत फैसले किए जाते हैं तो उसमें जांच कराना गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे के मंत्री भरत गोगवाले ने कहा है कि कुछ गड़बड़ी होगी तो सच सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले को ऐसे समझे कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के एक फैसले को रोककर जांच के आदेश दिए। जिन पूर्व मुख्यमंत्री का फैसला रोका गया वो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है। मामला इतना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कल तक देवेंद्र फडणवीस को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, मगर आज वो फडणवीस की प्रशंसा के लंबे लंबे पुल बना रहे हैं। आप इन तारीफों को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसी विरोधी दल ने की है या फिर फडणवीस का कोई कट्टर समर्थक है। इसमें सबसे रोचक फैक्टर यह है कि यह तारीफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी है। इसके संपादक संजय राउत। वहीं संजय राउत जो कुछ समय पहले दिन की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस की कमियां गिनाकर करते थे, असल में हुआ यह कि नए साल के मौके पर देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली गए। सीएम फडणवीस ने वहां कई योजनाओं की शुरुआत की और गढ़चिरौली के नक्सलवाद से मुक्त होने का ऐलान किया। इस बात की तारीफ पीएम मोदी ने भी की, लेकिन असली तारीफ सामना में की गई। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में एक संपादकीय लिखा गया जिसका शीर्षक था बधाई हो देवा भाव। आगे लिखा गया कि गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। सामना के संपादकीय में दो चौंकाने वाली बातें। पहला ये कि देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा गया है। ये संबोधन अब तक सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं। दूसरा ये कि सामना में मुख्यमंत्री फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा कहा गया, लेकिन तारीफों की सप्लाई यहीं नहीं रुकी। संजय राउत के बाद एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार में फडणवीस ही हैं जो दिन रात काम में लगे हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं।
सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र तो जरूर है, लेकिन सामना की एक परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है। अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत अभिनंदन केले सामनाने तुमचं चांगला आहे धन्यवाद। एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कई देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, कुछ जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प माननीय देवेंद्र जी ने किया है उसको साथ देने का काम सामना करते रहे और अच्छे कामों की तारीफ करें। अगर हमारे यहाँ से कोई गलत होता है तो गलत भी लिखे, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार का गौरव है। देवेंद्र फडणवीस की ज्यादा तारीफ करके बगल वाले जो 2 डिप्टी सीएम हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं या उनको क्या इशारा दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। आपने मुंबई की सियासी तस्वीर देखी, अब आपको दिल्ली का राजनीतिक दंगल दिखाते हैं, जहां भारी कोहरे के बीच भी नेताओं ने राजनीतिक निशाना लगाने में कोई चूक नहीं की है। धुंध के कारण सुबह विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, लेकिन राजनीतिक विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं थी और इसी वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दिन भर एक दूसरे को टारगेट करते रहे। राजनीतिक हमलों का राउंड पीएम नरेंद्र मोदी से शुरू किया और जवाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से काफी कुछ कहा गया। अगर दोनों तरफ के राजनीतिक हमलों वाले कीवर्ड्स की बात करें तो पीएम मोदी के कीवर्ड्स में शीश महल, आपदा, कट्टर बेईमान, घोटाला, चोरी और सीना जोरी जैसे शब्द थे, जबकि अरविंद केजरीवाल के कीवर्ड्स में करोड़ों के हवाई जहाज, बीजेपी में आपदा, गरीबों के दुश्मन, पीएम मोदी के भाषण, दिल्ली के साथ धोखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। दरअसल दिल्ली में अगले कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है, ऐसे संकेत हैं। उससे पहले आज पीएम मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने लगभग 1600 फ्लैट्स भी लोगों को सौंपे। खास बात यह है कि ये शानदार फ्लैट्स उन लोगों को मिले हैं जो पहले यहां झुग्गियों में रहते थे। अशोक विहार में लोगों को फ्लैट की चाबी बांटने के बाद यहीं पर पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर चुन चुन कर हमले किए और आपको संकेतों में आपदा कहकर संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इस चुनाव के लिए उन्होंने नारा दिया कि आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने यह भी कहा है कि वो भी शीश महल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का कर दिया। पीएम मोदी के हमले आम आदमी पार्टी को काफी चुभे, इतने ज्यादा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के हर हमले का जवाब चुन चुन कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि आपदा बीजेपी में है, जहां न सीएम चेहरा है, न कोई एजेंडा है, सिर्फ गुंडाराज, और आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो मकान दिए वो नरक से भी बदतर हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी की रैली बीजेपी के लिए चुनावी ऑक्सीजन है तो आम आदमी पार्टी के लिए नया फ्रंट। अब तक बीजेपी आपसे हौले हौले लड़ रही थी, लेकिन आज पीएम मोदी के हमले से यह तय हो गया कि दिल्ली में चुनावी मुकाबला काफी उत्तेजक होने वाला है। हृदय से आभार व्यक्त करें ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, आपने ये सुना?